हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे जो है यूनेस्को अडॉप्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी, राइट। ये इशू अभी चर्चा में है कि यूनेस्को ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है और वो भी रिलेटेड टू न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि व्हाट इज न्यूरो टेक्नोलॉजी, क्या है न्यूरो टेक्नोलॉजी, एंड एप्लीकेशंस इसके देखेंगे, यूजेस देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, अचीवमेंट्स देखेंगे। उसके बाद कुछ कंसर्न भी इसके होंगे। चूंकि इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है बाय यूनेस्को, ठीक है। यही यहाँ पर ये इशू है, मुद्दा है। और 8 नवंबर का द हिंदू में ये एक न्यूज़ थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में। हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनेस्को अडॉप्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये इस वजह से चर्चा में यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है ग्लोबल स्टैंडर्ड को। किस पर? न्यूरो टेक्नोलॉजी पर। कॉन्टेक्स्ट आप देख चुके हैं यहाँ पर, यूनेस्को अडॉप्ट्स द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड, यानी कि विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी। वाई? लेकिन ऐसा किया क्यों गया है? टू सेफगार्ड प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन। देखने में ये जो इश्यू है आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, न्यूरो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का ही एक कंपोनेंट है, पार्ट है। बट जब आप यहाँ पर राइट्स की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो हम इसको पॉलिटी से भी एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। एंड एम टू राइज द AI बेस्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो मुद्दा चर्चा में आया है, बेसिकली आया ही न्यूरो टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो क्या होता है न्यूरो टेक्नोलॉजी, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। जब हम न्यूरॉन्स बोलते हैं तो हमें ये पता है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। what is neurotechnology? It refers to method or electronic devices that interact with nerve system to monitor or modify the neural activities. न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली एक मेथड है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा दैट इंटरफेयर विद द नर्व सिस्टम, जो कि हमारे नर्व सिस्टम को इंटरफेयर कर सकता है या मॉनिटर कर सकता है। किस चीज के लिए? या तो हमारी जो न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो जब इन चीजों में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो टेक्नोलॉजी। एंड न्यूरो टेक्नोलॉजी यूजेस वेरियस मेथड्स टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटीज। न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है इसके कई सारे यूज हैं, और जो ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए स्टिमुलेट्स स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, ब्रेन के किसी भी एक स्पेसिफिक हिस्से को भी स्टिमुलेट किया जा सकता है बाय न्यूरो टेक्नोलॉजी। और जब इस तरीके का कोई काम किया जाएगा, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाएगा, तो इसी को हम न्यूरो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो न्यूरो टेक्नोलॉजी होती है इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। न्यूरो टेक्नोलॉजी कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है नॉन इन्वेसिव, एक होता है इन्वेसिव मेथड, ठीक है। तो एक नॉन इन्वेसिव मेथड हो गया। अच्छा, एक चीज और, आपने देखा होगा कि जब हमारे सिर में दर्द होता है या कई बार आपको हेडेक है या कुछ और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर हमको अपना ब्रेन से रिलेटेड चेकअप कराना होता है तो वहाँ पर या तो आपका EEG होता है, CT स्कैन होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे होते हैं? कभी भी आप देखिएगा, चाहे CT स्कैन हो रहा है, EEG हो रहा है, कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में इंसर्ट नहीं किया जाता है, सब कुछ बाहर से होता है, ठीक है। यानी कि बाहर से आपके ब्रेन पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं स्कैल्पर, और उसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है हमारे जो ब्रेन के वेव्स होते हैं उनको। तो इसको हम बोलेंगे नॉन इन्वेसिव मेथड। ये नॉन इन्वेसिव मेथड है न्यूरो टेक्नोलॉजी का, और बेसिकली ये बहुत ही बेसिक न्यूरो टेक्नोलॉजी है। एंड नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स, these techniques interact with brain from outside। कहां से? outside, बाहर से ही ब्रेन के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, लाइक EEG, विदाउट द नीड फॉर सर्जरी। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सर्जरी की आवश्यकता होती है। EEG जब हम करते हैं, CT स्कैन जब हम कराते हैं, तो बाहर से ही जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उनके द्वारा ही हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर और रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस चीज के बारे में, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG होता है, यूज इलेक्ट्रोड्स
प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प, है ना, सिर के ऊपर उनको प्लेस किया जाता है, एक तरीके से वहां पर लगाया जाता है, एंड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटीज, और हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको वेव्स में, है ना, इस तरीके से ये एक्टिविटीज आती हैं और उनको वो यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनको डिकोड करते हैं। एक और होता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट, ये क्या होता है, fMRI। इसमें क्या होता है, मेजर्स ब्रेन एक्टिविटीज बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन ब्लड फ्लो। हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, या तो ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें जब चेंजेस आते हैं तो उनके द्वारा भी ब्रेन की एक्टिविटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। और जब इस मेथड का यूज किया विद अ हाई रेजोल्यूशन थ्रो इट इज मोर कॉस्टली, और ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है, राइट। अब एक चीज और है, आपने कई बार देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो बोलते हैं कि कोई टेंशन ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। जब आप कोई टेंशन ले रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो ये प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में हो रही है, बट उसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ रहा होता है, ब्लड फ्लो पर पड़ रहा होता है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। यही चीजें यहाँ पर है। सो इस तरीके से ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है आपका किसमें, आपका जब ईजी होता है ना, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो स्केल के ऊपर प्लेस्ड किए जाते हैं, एंड देन इनके द्वारा जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं ब्रेन की उनको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। क्लियर, उनको मॉनिटर किया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, एक तरीके का और नॉन इन्वेसिव मेथड होता है ब्रेन को डिटेक्ट करने का, एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने का, जिसको FNIRS बोलते हैं। ये क्या है, यूटिलाइज हैंड हेल्ड सेंसर्स, यानी कि सेंसर्स होते हैं जिनको हाथ में पकड़ा जाता है, ठीक है, ऑन द स्कैल्प्स टू मेजर, और उसके द्वारा क्या होता है कि मेजर्स टू ब्रेन एक्टिविटीज ऑफरिंग लोअर रेजोल्यूशन कंपेयर टू fMRI, और इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो कम होता है इसकी अपेक्षा, यानी कि कोई एक चीज ऐसे बांध दी जाती है और वो ऐसा होता है कि हाथ में भी पकड़ सकते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पर ये चीज होती है, बट इसमें जो रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है। वहीं पर जब हम यहाँ पर fMRI की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो रेजोल्यूशन होता है वो आपका हाई होता है। ये एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो था आपका नॉन इन्वेसिव मेथड। अब हम यहाँ पर इन्वेसिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो दीज मेथड्स रिक्वायर्ड सर्जिकल इम्प्लांटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ब्रेन। इसमें कोई भी छोटी नीडल के द्वारा, माइक्रो नीडल के द्वारा वो ब्रेन के साथ वहां पर किया जाता है। सर्जिकल मेथड की आवश्यकता होती है नॉन आपका जो इन्वेसिव टेक्निक्स होते हैं उसमें, या इन्वेसिव मेथड होता है उसमें। जबकि नॉन इन्वेसिव में क्या होता है कि विदाउट सर्जरी, यानी कि बाहर से ही ब्रेन के साथ एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है, बस स्कैल्प पे कुछ आपका प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को। एंड माइक्रोनिडल इम्प्लांटेशन यहाँ पर होता है, लाइक इन्वॉल्व इंसर्टिंग टाइनी इलेक्ट्रोड्स इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोवाइडिंग क्लियर सिग्नल बट कवरिंग अ लिमिटेड एरिया। मान लो कॉर्टेक्स में कोई चीज निडल को इंसर्ट किया जा रहा है, सेरेब्रल में किया जा रहा है। जब आप कॉर्टेक्स और सेरेब्रल कर रहे हैं तो ये आपके ब्रेन का पार्ट है, राइट। जब आप ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और आपका हिंड ब्रेन हो गया। तो 3 तरीके से आप इसको ब्रेन को डिवाइड किया जाता है ह्यूमन ब्रेन को, और उसी का ये पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। अब इनके कुछ मेजर गोल्स भी होते होंगे, है ना। क्या मेजर गोल्स होते हैं इनके वो देख लेते हैं। तो कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे यूजिंग न्यूरल एक्टिविटीज टू कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक द न्यूरोप्रोस्थेटिक्स। कई बार ब्रेन की एक्टिविटीज को या न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए भी किया जाता है कि जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं या न्यूरोप्रोस्थेटिक्स होते हैं, अलग से लगाए जाते हैं, उनको भी यहाँ पर कंट्रोल करने की बात की जाती है। दूसरा क्या होता है, न्यूरोमॉड्यूलेशन। न्यूरोमॉड्यूलेशन क्या है, ऑल्टरिंग न्यूरल एक्टिविटीज टू रिपेयर और नॉर्मलाइज फंक्शंस अफेक्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत बार ऐसा होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और अगर उनको रिपेयर करना है, उनको फिक्स करना है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन। और न्यूरोमॉड्यूलेशन जो होता है वो भी एक तरीके की क्या होती है,
न्यूरो टेक्नोलॉजी ही होती है। तो ये भी एक इसका गोल है, यानी न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज न्यूरो मॉड्यूलेशन के लिए भी किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी भी न्यूरल डिसऑर्डर को रिपेयर या नॉर्मलाइज किया जा सकता है, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो ये भी एक इसका गोल है, यानी कि हम यूज पढ़ रहे हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी के। एक और है कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट, जैसे ऑगमेंटिंग एंड द कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाना, रिसर्च टूल्स यानी एडवांसिंग फंडामेंटल न्यूरोसाइंस नॉलेज, जो भी फंडामेंटल न्यूरोसाइंस की नॉलेज है उसको एडवांस लेवल पर लेकर के जाना। ठीक है, अब यहां पर अब देखो एक चीज है कि जब न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है न्यूरो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डेटा तो हमको मिलता ही है। वो जो डेटा हमको मिलता है, जैसे हमने बोला कि भाई ईईजी कराया जाता है, जब ईईजी कराते हैं तो न्यूरल डेटा मिलता है, यानी पता चलता है जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ब्रेन की होती हैं उनको डिकोड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं, क्या बीमारी है, क्यों ऐसा होता है, या क्या कोई भी तरीके का बिहेवियर वो स्पेसिफिक पर्सन क्यों करता है। तो ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज के द्वारा ही पता चलता है। ये जो चीजें आपको पता चल रही हैं इसी को न्यूरल डेटा बोलते हैं, यानी जो भी ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन को डिकोड किया गया है वही आपका न्यूरल डेटा है। ठीक है, न्यूरो डेटा रेफर्स टू डेटा दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन के द्वारा फंक्शन किया गया है उसी को रिप्रेजेंट करता है न्यूरो डेटा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा जो मुद्दा था वो क्या था, यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है, यूनेस्को अडॉप्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली बाय न्यूरो टेक्नोलॉजी जब हम नर्व सिस्टम के साथ ह्यूमन ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमको न्यूरो डेटा मिलता है। अब ये जो न्यूरो डेटा होता है इसका यूज कोई कैसे कहां कर रहा है ये एक बड़ा कंसर्न है, राइट। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए ग्लोबली यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया है, यानी सभी देशों को ये लागू करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के बारे में ये बात है कि जो न्यूरो डेटा है उससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये एक बहुत ही बेसिक एंड बिग कंसर्न है, इसी के लिए यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज इट, यूनेस्को हैज इश्यूड फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क टू गाइड द डेवलपमेंट यूज गवर्नेंस ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। किस तरीके से न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना है इसके बारे में बात हो रही है। टूल्स दैट रिकॉर्ड्स और इन्फ्लुएंस ब्रेन एंड नर्व सिस्टम एक्टिविटीज। देखो जब हम नर्व सिस्टम की बात करते हैं तो जो नर्व सिस्टम है ये होता है आपका दो टाइप का, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आता है, ठीक है, और प्लस स्पाइनल कॉर्ड हमारा आता है, इसी के अंतर्गत स्पाइनल कॉर्ड आता है। जब हम पीएनएस की बात करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं जो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ पर आते हैं पीएनएस में। ठीक है, अब पूरी बॉडी में से जो हमारे इंफॉर्मेशन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को जाती है वहां प्रोसेस होकर के फिर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हम जो एक्टिविटीज यहाँ पर करते हैं वही इसी एक्टिविटीज के थ्रू व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो यहाँ पर पहचाना जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बचपन से पढ़ते आते हैं कि जब आग जलती है तो छोटा बच्चा भी वहां से दूर भागना शुरू कर देता है ना, अगर उसको थोड़ा गर्म लगेगा, या मान लो आपका हाथ है अचानक से कोई ऐसी चीज आएगी हम डिफेंसिव हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमको अलर्ट कर देता है कि कोई भी नुकसान अगर होने वाला है सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में ये ब्रेन हमारा प्रोसेस करना शुरू कर देता है। बट इसी प्रोसेसिंग में जब कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, डिले होना शुरू हो जाता है, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या बॉडी का जब कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो यूनेस्को ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यहां पर अडॉप्ट किया है, इनके की फीचर्स क्या है, तो न्यूरल डेटा प्रोटेक्शन, बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि न्यूरल डेटा जो होता है, न्यूरो डेटा जो होता है, सिर्फ उसी का कंसर्न है कि उसका कोई मिसयूज ना हो, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए डिफाइंस न्यूरल डेटा एज द स्पेशल पर्सन डेटा कैटेगरी रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स। दूसरा, मेंटल प्राइवेसी भी तो इसका एक बिग कंसर्न है, बिग फीचर है।
एंश्योर राइट्स टू मेंटल एंड इमोशनल प्राइवेसी। अब देखो, जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स तो हमारा मूल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। किसी भी तरीके से मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे इमोशनल डेटा को, इमोशनल प्राइवेसी को या मेंटल प्राइवेसी को लीक कर दिया जाता है, तो ये तो व्यक्ति की गोपनीयता की बात आ गई। अब यहाँ पर जब ये बात आएगी राइट टू प्राइवेसी, जो कि आपका आता है आर्टिकल 20 के अंतर्गत, अब यहीं पर अगर इसी के आधार पर कोई उसके साथ बिहेव करना शुरू कर देता है तो अगेन जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है उस पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे यहां पर प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाएंगे। एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ थॉट्स को भी ये कर्ब करता है, इस वजह से भी यहां पर ये एक तरीके से सेफगार्ड का काम करेगा। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरसाइट्स, तो रेगुलेट्स एआई, एआई को रेगुलेट करने के लिए भी ये अडॉप्ट किया गया है। यूज इन इंटरप्रेटिंग ब्रेन डेटा, कि जो ब्रेन से रिलेटेड डेटा होता है उसको किस तरीके से डिकोड करना है, इंटरप्रेट करना है। एंड ग्लोबल गाइडेंस, क्या है ग्लोबल गाइडेंस? प्रोवाइड 100+ रिकमेंडेशंस फॉर मेडिकल कंज्यूमर्स एंड एथिकल यूज ऑफ न्यूरोटेक। रिस्क कंट्रोल क्या है? एम्फेसिस इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड द डेटा प्रोटेक्शन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं, लाइक aims to balance innovation with human rights and ensuring responsible neurotech use in healthcare and while preventing misuse in commercial or surveillance setting। ये एक पॉसिबिलिटी है, कंसर्न जताया जा रहा है कि इस डेटा का यूज कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज के लिए भी किया जा सकता है और मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए आवश्यक था। अच्छा, न्यूरो राइट्स क्या होते हैं? तो प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल न्यूरोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी एमिड न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एनफोर्समेंट। भारत में, इंडिया के लेवल पर हम किस तरीके से इसको देखते हैं? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात है। राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेस ऑल्सो, राइट टू प्राइवेसी में मेंटल प्रोसेस भी आता है। इसी के साथ फोर्स्ड टेक्निक लाइक नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया। भारत में जबरदस्ती किसी का नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जब न्यूरो टेक्नोलॉजी भी, तो नार्को टेस्ट में क्या होता है? न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, राइट? तो वहां से भी तो न्यूरो डेटा मिलता है, उसी के आधार पर तो देखा जाता है कि कौन क्रिमिनल है, क्या किया है, नहीं किया है, किस तरीके से किया है, सोच कैसी है, कैसे सोचता है, हमेशा से बिहेवियर क्या रहा है, आगे क्या रहने वाला है, तभी हम इन चीजों को देखते हैं। एंड एंश्योर सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल्स थॉट्स एंड मेंटल ऑटोनॉमी। अब देखो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 2023 में। क्या था? इनएक्टेड टू सेफगार्ड पर्सनल डेटा, एंश्योर लॉफुल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोसेसिंग फॉर लेजिटिमेट पर्पस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? सो देखो, ये जो हमने यहां पर मुद्दा पढ़ा है ना, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये जानेंगे कि इसको हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, तो यूपीएससी में आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हो, या मान लीजिए आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस काफी कुछ हमारा सेम रहता है बहुत सारी चीजों में, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट यहां पर मैं आपको अकॉर्डिंग यूपीएससी बताऊंगी कि ये जो हमने इश्यू पढ़ा, इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। ओके, रिलेवेंस इन यूपीएससी सिलेबस। सबसे पहले जीएस पेपर 3 साइंस टेक वाला हमारा जो पोर्शन है, बिकॉज जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है इसी का एक कंपोनेंट है। सो देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन एक आ सकता है, कैसे? इलस्ट्रेट रेगुलेशंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड न्यूरोटेक। ये एक सवाल आपका पेपर 3 में आ सकता है। ऐसे ही सवाल आते हैं, अगर आपने देखा होगा पीवाईक्यूज को, अभी जो पेपर हुआ था यूपीएससी का मेंस का, आपने अगर उसको देखा है तो ठीक है। इलस्ट्रेट रेगुलेशंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड न्यूरोटेक, बिकॉज ये जो यूनेस्को ने ग्लोबल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया, ये क्या है? एक तरीके से सेफगार्ड्स ही तो है, रेगुलेशंस ही तो है कि किस तरीके से न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा, उसका जो डेटा आपको मिलेगा उसका यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, एंड रेलेवेंट टू टॉपिक, और देखो रेलेवेंट टू टॉपिक ऑन डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी, अब यहां पर आपकी बात पॉलिटी की भी आ जाएगी। ठीक है, पॉलिटी में कहां पर? जैसे डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, इसी के साथ आपका राइट टू लिव विथ डिग्निटी,
ओके, यानी कि आर्टिकल 21 आपका यहाँ पर इसके बारे में बात होगी। इसी के साथ आप देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, इसी के साथ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं BCI, एंड जो हमारा पेपर 4 यानी कि एथिक्स में और ऐसे जो आते हैं इससे रिलेटेड, ऐसे तो कहीं से भी आ जाते हैं, आपको पता है किसी भी टॉपिक पर ऐसे का एक बना करके दे देते हैं। तो हमेशा ऐसे जब मुद्दे आते हैं ना तो अवेयर रहना है, लिखना सीखना है अपने शब्दों में कि कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसे में यूज करना चाहें या पेपर जो हमारा 4th पेपर होता है एथिक्स का, वहां पर भी इसका यूज हो सकता है। कैसे? exemplify the ethical dilemma between technological advancement and mental privacy। mental privacy और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बीच में जो एथिकल डायलमा है उसको किस तरीके से हम यहां पर एग्जाम्पलीफाई करेंगे। दूसरा क्या है? यूजफुल फॉर थीम्स लाइक एथिक्स ऑफ इनोवेशन, यूजफुल फॉर थीम्स लाइक एथिक्स ऑफ इनोवेशन एंड बैलेंसिंग साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज। सो आप इसको यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आप इसको एथिक्स एंड पेपर 4th में आपका आ जाएगा, ऐसे वहां पर भी आते हैं। और उसी के साथ जो पेपर 3 में आपका साइंस टेक वाला पोर्शन है वहां पर भी ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को, सेशन को बाइंड अप करेंगे। कोई भी चीज इससे रिलेटेड आपको अगर पूछनी है या सिलेबस से रिलेटेड आपको पूछना है कि किस तरीके से हमको कनेक्ट करना है अपने सिलेबस के साथ, किस टॉपिक को, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।